हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 से साइंस की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रही हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनको मैंने इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है केमिकल रिएक्शंस की। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं और बैलेंस कैसे करते हैं। और फिर हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और फिर कुछ रिएक्शंस के इफेक्ट्स देखेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेशन देखने से पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ये जो डायग्राम ऊपर सबसे दिया गया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं जिससे हमारा डेफिनेशन बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट कलर की कंपाउंड्स दिखाए गए हैं जो आपस में मिक्स होके फिर कुछ दो अलग तरह के कंपाउंड दे रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर की बॉल्स हैं और ब्लैक और वाइट कलर की भी बॉल्स हैं। इनका आपस में मिक्सिंग हो रहा है और फिर जो ब्लैक कलर की बॉल्स हैं वो रेड में मिक्स हो गई हैं और कुछ रेड कलर की बॉल्स जो है वो वाइट वाली के साथ मिक्स हो गई, यानी दो अलग तरह के कुछ प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम उसमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। वो हो सकते हैं जैसे कि कलर में चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो सकता है। यानी ये सब चीज़ों की बेसिस पे ही हम फिर रिएक्शंस को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज एंड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हर वक्त होते रहते हैं, जिसमें कि हम बोल सकते हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या खाना बनना हो गया, या खाने का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना हो गया। ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं ये सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। अब पिछली स्लाइड में जो हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा था कि दो डिफरेंट कलर की बॉल्स थी जो आपस में कंबाइन होकर हमें जो प्रोडक्ट दे रही थी वो दो डिफरेंट कलर की बॉल्स थी। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर सिम्बॉलिकली दिखाया है, यानी मैंने जो रेड कलर की हमारी बॉल्स थी उनको कैपिटल ए से दिखाया है और जो हमारी ब्लैक एंड वाइट कलर की बॉल्स थी उनको मैंने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वो भी हमें रेड और ब्लैक कलर की बॉल्स और रेड और वाइट कलर की बॉल्स मिल रही थी, उनको मैंने कैपिटल सी और कैपिटल डी से दिखाया है। ठीक है। तो इसी तरह से हम रिएक्शन को लिखते हैं और बीच में हम लगाते हैं एक एरो। जो ये एरो हेड होता है वो ये दिखाता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, यानी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। हम वापस से सी डी से ए बी की ओर नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर हम सारे यूनिडायरेक्शनल ही रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं, यानी हम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड पर जाएंगे। इस एरो के जो भी लेफ्ट में होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो भी राइट साइड में पड़ेगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। और लिखने का तरीका यही होता है, बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं दोनों तरफ, क्योंकि इन दोनों ने कंबाइन होकर हमें ये दो प्रोडक्ट दिए हैं इसीलिए। ठीक है। अब हम देखेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं उसको वर्ड्स में और एक तो हम लिख सकते हैं उसको केमिकली। अगर वर्ड इक्वेशन लिखना होगा तो हम उसको ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। और अगर हम उसे केमिकली लिखना होगा तो हम उन एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि जिंक के लिए Zn यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 लिखते हैं, और जिंक सल्फेट लिखना होगा तो हम उसको ZnSO4 लिखेंगे और हाइड्रोजन के लिए हम H2 गैस दिखाएंगे। ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्शंस हम लिखते हैं, हम उनकी बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, उसके पीछे जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन से पहले और बाद में इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो रिएक्शन हमारा बैलेंस है। अगर नहीं होता है तो हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है कि पहला काम हमारा क्या है किसी रिएक्शन में देखना, वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का नंबर इक्वल है कि नहीं। इक्वल होता है तो हम उस रिएक्शन को बैलेंस कहेंगे और अगर नहीं होता है तो हम उसे अनबैलेंस्ड कहते हैं। तो जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होंगे उनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब हम आ जाते हैं बैलेंसिंग पे, जिसमें कि मैंने सबसे ऊपर एक रेफरेंस इक्वेशन डाला हुआ है। ठीक है। ये पूरा रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है। इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन देख रहे हैं। ये पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है क्योंकि इस साइड पर और इस साइड पर, लेफ्ट और राइट साइड पर, दोनों तरफ जो है हमारे जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है। तो जो मेथड हम यूज़ करेंगे किसी रिएक्शन को बैलेंस करने का उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इसको करने के 7 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे रिएक्शन में हमारे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है या कंपाउंड है उनको हमें हाईलाइट करना होता है। तो मैंने यहाँ इनको ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। दूसरा काम होता है हमारा लिस्ट
बनाने का। इसमें हमें एटम्स जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनका हमें लिस्ट बनाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर देख रहे हो आप कि कितने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं 3 हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मैंने उनको लिख दिया है। ठीक है, और उनका नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आयरन हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा 3 है ना। यहाँ पर आयरन जो है वो 3 दिखाए हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे 2 हैं, तो मैंने इसको भी 2 लिख दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो 4 हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, और यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो 1 है, तो उसको यहाँ पर 1 लिखा है। अब लिस्ट बन गई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिस्ट बन गई। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, बैलेंसिंग अब स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड स्टेप के साथ। थर्ड स्टेप में हमारा सबसे पहला काम ये देखना होता है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो एटम है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम सबसे पहले पकड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका नंबर 4 था, और रिएक्टेंट साइड पे हम जाते हैं तो उसका नंबर 1 ही था यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसको भी 4 बनाने की ज़रूरत है, तो हमने आगे 4 से मल्टीप्लाई किया। अब रूल ये है कि हम सिर्फ इन एलिमेंट्स के आगे ही कोई नंबर लिख सकते हैं, पीछे नहीं लिख सकते। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो खासकर, लेकिन जब राइट हैंड साइड पर आते हैं तो हम आगे ही लिखते हैं ज़्यादातर मोस्टली, लेकिन कभी कभार होता है कि हम पीछे की तरफ पैर में लिखते हैं। वैसे यहाँ पे भी हम ज़्यादातर आगे ही लिखते हैं, पर रिएक्टेंट साइड पे हम पीछे नहीं लिख सकते। तो यानी यहाँ पर O4 आया है, तो हमें यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन थे वो कितने हो गए, 4 टू द 8 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही हैं। तो यानी जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन बैलेंस करने गए तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ, तो यानी अगले स्टेप में हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर ये 8 हुए हैं तो हमने हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा दिया ताकि वो भी 8 हो जाए। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमने देखा ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, अब रह गया सिर्फ आयरन। आयरन को हम देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे, हम उसको देख रहे हैं, उसका नंबर 3 है एटम्स का, और यहाँ पर तो 1 ही है, तो यानी आयरन को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने आयरन के आगे भी 3 लगा दिया ताकि वो भी 3 हो जाए। अब हम देख रहे हैं, फिर से हम दोबारा से लिस्ट बनाएंगे, फाइनल लिस्ट, जिसमें हम देखेंगे कि सबका नंबर बराबर आया है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं 6 स्टेप पे। 6 स्टेप में हमने फाइनल लिस्ट बना ली है अपनी, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों साइड के, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, वो इक्वल हैं कि नहीं। जैसे हम आयरन का देख रहे थे, और हाइड्रोजन का देख रहे थे, और ऑक्सीजन का देख रहे थे। ठीक है, अब आयरन हमारे यहाँ पर 3 हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में आते हैं तो यहाँ भी 3 है, हम देख रहे हैं यहाँ भी 3 है ना। इक्वल हो गया ये। इसका मतलब अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 टू द 8 है, 4 दूनी 8 यहाँ पर है, और यहाँ भी 4 दूनी 8 है, तो यहाँ भी 8 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी 8 हो गए हैं। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 4 है ऑक्सीजन तो। ठीक है, तो ये भी 4 हो गया है, लिख दिया यहाँ पर 4। यहाँ पर देख रहे हैं O4 है, यहाँ पे भी फिर हम लिख देंगे कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। यानी कि अब हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, क्योंकि सारे नंबर जो हैं बराबर आ रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। यानी फाइनल स्टेप में हमें अपनी करेक्टनेस जो भी है उसको चेक करना रहता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं कि नहीं। जब हम ये कर लेते हैं इसका मतलब हमारा रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है। अब लास्ट स्टेप जो है 7 स्टेप, उसमें हमें अपने सारे सिंबल्स देने होते हैं फिजिकल स्टेट्स के। फिजिकल स्टेट्स मतलब जैसे कि कोई भी रिएक्शन होता है, कभी कभार जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सॉलिड चीज़ है और एक गैस फेज में है, अलग अलग फेज में है, उनकी स्टेट अलग है, और जब हमें वो मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनका भी स्टेट डिफरेंट है। एक सॉलिड में मिल रहा है, एक गैस में मिल रहा है, तो हमें उनकी स्टेट भी मेंशन करनी रहती है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, अब जैसे गैशियस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, एक्वस हो सकती है, तो ये उनके सबके सिंबल दिए गए हैं यहाँ पर। गैस के लिए स्मॉल g, लिक्विड के लिए स्मॉल l, सॉलिड के लिए स्मॉल s, एक्वस के लिए AQ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस है, उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ है, और हमें यहाँ पर मीथेनॉल मिल रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में, यानी 2 गैस मिलकर लिक्विड फॉर्म में हमें प्रोडक्ट दे रही हैं इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हम बैलेंसिंग करना सीख गए और रिएक्शन लिखना भी सीख गए। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, जिसमें कि पहली कैटेगरी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है इस फॉर्म में, यानी A और B मिलकर हमको कोई C प्रोडक्ट दे रहे हैं,
यानी कि इसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक ही होगा। अब इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर मैंने सारे एग्जांपल मेंशन किए हैं। जैसे कि एक ये है जिसमें हम देख रहे हैं एक कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ठीक है, अगला रिएक्शन है कार्बन है, उसको हम बर्न कर रहे हैं, तो एयर में ही बर्न करते हैं तो CO2 गैस जनरेट होती है और ये वाटर के फॉर्मेशन का रिएक्शन है। और नेक्स्ट रिएक्शन में मीथेन है जो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 दे रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है, और जो ग्लूकोज है वो CO2 लेकर के CO2 और वाटर में टूट रहा है। ये रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये सारे NCERT में मेंशन है। मैंने यहाँ पर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं किया है पर रिएक्शन सारे इंक्लूड किए हैं, तो आप NCERT से एक्टिविटीज़ पढ़ सकते हैं, रिएक्शंस आपको यहाँ सारे समझ में आ जाएंगे। अब जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, इन रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है कि हीट रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सारी जो कैटेगरी दिखाई गई है यहाँ पर रिएक्शंस की, ये सारे हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इनमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। और इनको जनरली लिखने का तरीका है ये, अगर आपको ये याद रह गया तो आप कितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल पूछे कोई आप बता देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल जो इक्वेशन है वो ऐसा है कि कोई एक हमारा रिएक्टेंट होगा वो 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑब्वियस है, अगर हमें किसी चीज़ को तोड़ना है तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हीट खुद ही निकल रही थी, यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी, डिकम्पोज करना है क्योंकि हमें। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है, कुछ रिएक्शन ऐसे देखेंगे हम जो सनलाइट की प्रेजेंस से हो जाते हैं। जैसे लास्ट की जो ये 2 रिएक्शन है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाते हैं, सिल्वर अलग हो जाता है सॉलिड फॉर्म में और Cl2 और Br2 की गैस निकल जाती है, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन जो है गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे रिएक्शन से। और जो ऊपर के 3 रिएक्शंस हैं ये हीटिंग से होते हैं, इनमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर हमने देखा फेरस सल्फेट था, उसको तोड़ा तो फेरिक ऑक्साइड बन गया और SO2 और SO3 की गैस निकल गई। कैल्शियम कार्बोनेट था वैसे ही वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है हीटिंग करने पर। यहाँ पर लेड नाइट्रेट हम देख रहे हैं ये बन जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और O2 की गैस रिलीज हो जाती है। यानी ये जो रिएक्शंस है सारे ये वो रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक है, यानी जिनको कराने के लिए हमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एनर्जी देनी पड़ती है। और ऊपर जो ये वाले जो रिएक्शन थे कॉम्बिनेशन वाले, इन वालों में हमें हीटिंग देनी नहीं पड़ती, इनमें रिएक्शन होने के बाद हीट खुद निकलती है। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज हमने देख ली। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होते हैं जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को किसी केमिकल रिएक्शन में। जैसे इसका जो जनरल इक्वेशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई A है और वो BC के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जो A था उसने B की जगह ले ली है और उसने AC बना लिया और B हमारा अकेला रह गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया कि आयरन का हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, जैसे ये हाईलाइटेड में पोर्शन में टेबल में ब्लू कलर है ना, सेम ऐसा ही होता है। तो आयरन के साथ जो उसका रिएक्शन होता है ना तो ये ब्लू कलर फेड हो जाता है, तो इसकी फेडिंग से हमें पता लगता है कि कॉपर डिस्प्लेस हो गया है और यहाँ पे आयरन ने जगह ले ली है। तो यानी हम यहाँ पर कलर चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी यहाँ की ऑब्जर्वेशन जो है वो कलर चेंज है। पिछले वाले 2 रिएक्शन में हमने देखा था एनर्जी चेंजेस हो रहे थे, किसी में हमें हीटिंग देनी पड़ रही थी, किसी में निकल रही थी। अब इन रिएक्शन की पहचान किया, इनमें कलर चेंज होता है। ठीक है, तो अगली कैटेगरी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जिंक का रिएक्शन हुआ है कॉपर सल्फेट के साथ और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, हमें पता है जब हम उसमें जिंक डालते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन। जैसे ये कलरलेस होता है तो हमें पता लग जाता है कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक इससे हाईली रिएक्टिव होगा कॉपर से, जैसे आयरन हाईली रिएक्टिव तो जिंक भी होगा। अगला रिएक्शन कैटेगरी है हमारा लेड सल्फेट का, इसका हमने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया। अब लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते ही लेड क्लोराइड फॉर्म कर देता है और लेड क्लोराइड जो होता है वो येलो कलर का होता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। यानी जैसे ये येलो कलर आ जाता है तो हमें पता लगता है कि लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तभी तो ये कलर चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो कलर चेंज वाले जो भी रिएक्शन होंगे उनको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगली कैटेगरी अब हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जब कोई 2 रिएक्टेंट के आयंस जो है किसी केमिकल रिएक्शन में वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं
तो एक नया प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो भी कंपाउंड आते हैं ना एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है उसमें। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जो भी हमारे टेस्ट ट्यूब में हमने दो चीज़ें मिक्स करते हैं तो एक लिक्विड पोर्शन में रह जाएगा और एक नीचे सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा होकर बैठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाले रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इनको जनरली हम ऐसे दिखा सकते हैं कि कोई ए बी था, उसका रिएक्शन हुआ है सी डी के साथ, तो ए बी के पास जो आयन था बी वो चला गया सी डी के सी के पास, और सी डी का जो आयन डी था वो चला गया है हमारा ए के पास, ठीक है। तो यानी दोनों के आयन ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, डी वाला ए के पास गया तो ए डी बन गया और बी वाला सी के पास गया तो सी बी कंपाउंड बन गया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का दिखाया हुआ है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में Na जो है वो Cl के साथ NaCl बना लेता है। ये हमारा टेबल सॉल्ट होता है, घर में जो नमक यूज़ करते हैं वही है ये, ठीक है, NaCl। तो ये NaCl बन गया, ये एक्वस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और फिर नीचे जो कंटेंट बैठ जाता है वो होता है बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम ने इस सल्फेट आयन के साथ बना लिया कंपाउंड बेरियम सल्फेट। इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो आती है बेरियम की, उससे हमें पता लगता है ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कलर चेंज ऑब्जर्व कर रहे थे, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इनमें हम प्रेसिपिटेशन देखते हैं। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिएक्शन किस कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेगरी की, जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं वो रिएक्शन होते हैं जब हम किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, उस एलिमेंट की ऑक्साइड फॉर्म मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उस एलिमेंट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख रहे हैं, व्हेन एन एलिमेंट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। जैसे ये एलिमेंट ए था, उसका हमने O2 के प्रेजेंस में हीटिंग किया है O2 के साथ, ठीक है, तो हमें 2AO मिल गया है, यानी ऑक्सीजन जो था उस एलिमेंट के साथ अटैच हो गया, यानी वो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा इसका मतलब वो एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज हो गया है। जैसे यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन दिखाया है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें CuO मिल रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया है, ये ब्लैक कलर का बनता है, ठीक है। अगली कैटेगरी है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी हम हीटिंग करेंगे पर हम इसमें हाइड्रोजन के साथ करेंगे। और हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो भी हमारे ऑक्साइड वाले कंपाउंड मिलते हैं ना बाय नेचर में जो हमें मिलते हैं, अगर हमें उन्हें प्योर करना होता है तो हम उनका रिडक्शन करते हैं, अगर उनके साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो रिडक्शन करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। इसमें हम हीटिंग हाइड्रोजन के साथ करेंगे ताकि हमारे जो ऑक्साइड्स हैं वो हमें ऑक्सीजन हटा दें और हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाए हमारा। तो इसमें क्या होगा, जो ए होगा वो रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन अब लूज़ कर देगा, यानी ऑक्सीजन को लूज़ करता है तो रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को ले लेता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है और हमारा कंपाउंड और जो हमारा एलिमेंट है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल रहा है, यानी मेटल जो होगा हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा और वाटर हमारा फॉर्म हो जाएगा इन रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शंस में, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे, मतलब बारी बारी होते हैं, एक हाथ ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे हाथ रिडक्शन होता है। यानी जैसे हम देख रहे हैं इसमें ये MnO2 है, ठीक है, ये ऑक्साइड की फॉर्म में है, उसका रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है MnCl2, यानी Mn से ऑक्सीजन हट रही है, यानी Mn जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और जो HCl है उसमें हम देख रहे हैं कि उसका वाटर और Cl2 में कन्वर्जन हो रहा है, यानी ये जो O2 था ये HCl के पास चला, यानी HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हाइड्रोजन ने ले लिया है और वाटर बना लिया और Cl2 की गैस निकल गई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं MnO2 जो था वो हमारा रिड्यूस हो गया है और HCl जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के पास चली गई है। तो अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं, जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, जिसमें कि हम दो तरह के रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही देखेंगे ज़्यादातर। पहली कैटेगरी है हमारी कोरोजन की। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगता है वो भी एक टाइप का कोरोजन है, ठीक है। यानी व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट सच एज मॉइस्चर या एसिड्स एटसेट्रा, तो हम कहते हैं कि वो मेटल जो होता है उसका जो फर्स्ट लेयर होता है सबसे पहले वो खराब होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो डैमेज अंदर तक सारी लेयर्स में पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो मेटल पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये हम तीन तरह की कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड किया है, जिसमें कि मैंने सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स को दिखाया। एक मैंने आयरन का दिखाया है, एक कॉपर का है और एक सिल्वर का है, क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं की बात की गई है तो मैंने यही समझाया है। जो आयरन होता है उसमें जो कोरोजन होता है उसको बोलते हैं रस्टिंग। कॉपर वाला जो कोरोजन है उसको कोरोजन ही कहा गया है, सिल्वर को भी। यानी इन तीनों में कोरोजन हम देखते हैं। यानी जो आयरन में जो रस्टिंग होता है तो एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आती है, ठीक है, जंग लग जाता है, आपको पता ही है, सबको पता है जंग लगता है लोहे में, तो ये एक टाइप का कोरोजन है। कॉपर के जो बर्तन होते हैं जैसे वो तांबे के लोटे वगैरह होते हैं उन पे भी वो ब्लैक वो डार्क ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ना, तो वो भी एक टाइप ऑफ कोरोजन है, ठीक है। जब वो मॉइस्चर में ऐसे
पड़े रहते हैं, खुले पड़े रहते हैं एनवायरनमेंट में, रेनी सीजन के दौरान ज़्यादा होता है ऐसा कुछ, ठीक है। वो तो जंग लोहे में लगता है, लेकिन कॉपर के यूटेंसिल्स जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं तो काले पड़ जाते हैं ना, हरे काले, वो हरे कलर का ही होता है जो उन पे कोटिंग आता है। और जो सिल्वर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ ब्लैक पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। जैसे घर में जो मम्मियाँ रहती हैं वो सिल्वर की ज्वेलरी पहनती हैं, तो वो पसीना वसीना लगने से और हवा में खुले में रहने से उसमें भी एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो भी एक टाइप का कोरोजन ही होता है, ठीक है। अगली कैटेगरी है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है, लेमन टर्म्स में कहूँ तो हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिलाब आ जाती है, जैसे जो चिप्स के पैकेट होते हैं या बिस्किट के पैकेट्स होते हैं, अगर वो खुले रह जाते हैं तो उनमें जो भी फूड आइटम्स होता है वो थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है और उसका टेस्ट और स्मेल भी बड़ा बेकार सा हो जाता है। तो यानी जो उसमें फूड आइटम जो भी है उसमें जो भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं इसी वजह से। इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें फ़ैट और ऑयल्स होता है, उनको बचाने के लिए ऑक्सीडेशन से हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है, ताकि रेंसिडिटी ना हो। रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे ताकि उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो। तो जितनी भी ये चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, ये जो हमारे चिप्स आते हैं लेज़ वगैरह या जो भी, तो ये उसमें क्या डालते हैं, ये उसमें डालते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस इन द सेंस ये नॉन रिएक्टिव होती है, ये रिएक्ट नहीं करने देती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारा फूड होता है वो फ्रेश रहता है, वो ख़राब नहीं होता जल्दी, यानी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मैंने इसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं की है, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपनी एनसीईआरटी से रेफ़र करें, पर रिएक्शंस आपको यहाँ सारे मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।